Hello everyone, welcome to NCRT History and Social Science. Today we will discuss class 12th history, chapter 11, Rebels in the Raj, the Great Revolt of 1857. आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th हिस्ट्री के 11 चैप्टर विद्रोही यमराज द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने 1857 के विद्रोह के कारणों के साथ साथ 1857 के विद्रोह के संबंध में जो भी अफवाहें थी, भविष्यवाणियाँ थी, साथ ही साथ जो ताल्लुकदार थे, अवध के नवाब का जो अनेक्सेशन था या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडियरी अलायंस, सामाजिक धार्मिक कारण जो थे, इमीडिएट कोज थे, सैनिक आर्थिक कारण जो थे, जिसमें चर्बी लगे कारतूस, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब आज के इस वीडियो में देखेंगे 1857 की शुरुआत से पहले की परिस्थितियाँ क्या थी, किस वजह से भारतीय और जो अंग्रेजों के बीच के रिलेशन कैसे थे और कैसे इन रिलेशन में धीरे धीरे परिवर्तन आते गए, जिसका परिणाम 1857 की क्रांति बना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले द रिलेशंस बिटवीन द वाइट एंड द इंडियन ऑफिसर्स बिफोर 1857। Prior to the uprising of 1857, the relationship between the white and the Indian officers was cordial. ठीक है, दोनों के बीच जो है रिश्ते मधुर थे। द फॉर्मर वर वेल वर्स्ड इन हिंदुस्तानी। ठीक है, अंग्रेज जो थे वो भारतीय भाषाओं का भी नॉलेज रखते थे या उसमें भी उन्हें नॉलेज था, वो उसका उपयोग करते थे। फेंस्ड एंड रेसल्ड विद देयर इंडियन काउंटर पार्ट्स एंड ऑफन। ठीक है, वो उनके साथ तलवारबाजी करते थे, कुश्तियाँ करते थे और उनके साथ घूमने फिरने या जो हॉकिंग है उसमें भी जाते थे। एंड वर दस डिसिप्लिन एंड फर्दर फिगर रोल्ड इनटू वन। ठीक है, और इस वजह से ब्रिटिशर्स और भारतीयों के बीच में जो है सैनिकों के बीच में फादर फिगर के टाइप के रिलेशंस थे, जिसमें अंग्रेज और भारतीय एक दूसरे के साथ कोर्डियली बिहेव करते थे। इन द 1840s दिस रिलेशनशिप अंडरवेंट अ ड्रास्टिक चेंज। 1840 के बाद ये जो अंग्रेजों और भारतीय सैनिकों के बीच के जो संबंध थे वो धीरे धीरे परिवर्तित होने लगे, विद द ब्रिटिश ऑफिसर कंसिडरिंग द इंडियन सिपाही एज रेशियली इन्फीरियर एंड राइडिंग रफवुड ओवर द देयर सेंसिबिलिटीज़। क्योंकि 1840 के बाद ब्रिटिश ऑफिसर जो है अपने इंडियन सिपाहियों को जाति और नस्ल के आधार पर अपने से कम मानते थे, नीचा मानते थे और उनके साथ जो है उन्होंने रफ बिहेवियर करना स्टार्ट कर दिया। तो 1840 के बाद जो ये नस्ली भेदभाव की भावना जब से स्टार्ट होती है, उसके बाद से भारतीय सैनिकों और अंग्रेज सैनिकों के बीच में या अंग्रेजों के बीच में जो है धीरे धीरे संबंध खराब होना शुरू होते हैं। ठीक है, उससे पहले तक ये संबंध ठीक थे। फिर इन सिपाहियों और किसानों के बीच में क्या संबंध थे। ठीक है, द ग्रीवेंसेस ऑफ द पीजेंट्स वर आल्सो डिस्कस विद इन सिपाहीज लाइन्स एज मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स वर रिक्रूटेड फ्रॉम पीजेंट्री। अवध वाज कॉल्ड द नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी। देखिए, भारतीय सैनिक और जो भारतीय किसान थे उन दोनों के बीच में जो है बहुत गहरे संबंध थे। भारतीय सैनिकों के शिविरों में जनरली किसानों की समस्याओं को डिस्कस किया जाता था। क्योंकि ज़्यादातर जो सैनिक थे वो किसान परिवार से ही होते थे और इस वजह से उनकी जो रात्रिकालीन या जब भी उनके बीच में डिस्कशन होते थे तो किसानों की समस्याओं के बारे में वो रेगुलरली डिस्कस करते थे और इसी वजह से अवध को कहा जाता था द नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी। बंगाल की आर्मी का जो नर्सरी है वो अवध को कहा जाता था, क्योंकि अवध से ही ज़्यादातर सैनिक जो है बंगाल आर्मी की सेना में भर्ती हुए थे। The sepoys also complained about the difficulty of getting leave, misbehavior and racial abuse of their white officer. सिपाही खुद जो है अपने ब्रिटिश अधिकारियों से बहुत अधिक परेशान रहते थे, क्योंकि उन्हें छुट्टी मिलने में उनका जो दुर्व्यवहार होता था, उनका जो जाति भेद या नस्ल भेद की वो भावना जो वाइट ऑफिसर, ब्रिटिश ऑफिसर इन भारतीयों के साथ, सिपाहियों के साथ करते थे, वो भी वो आपस में डिस्कस करते थे। तो
सैनिकों की समस्याओं को किसान परिवारों में डिस्कस किया जाता था, किसानों की समस्याओं को सैनिकों के मध्य डिस्कशन होता रहता था। दस द डिसकंटेंट स्पिल्ड ओवर इनटू द रैंक्स पेजेंट्री व्हेन द सिपोई टुक अप आर्मी दे वर जॉइंड बाय द पेजेंट्स। और इसी वजह से दोनों ही वर्ग जो थे, सैनिक और किसान, दोनों ही जो हैं वो असंतुष्ट थे ब्रिटिशर से। और इसी वजह से जब सिपाहियों ने हथियार उठा लिया अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति में, तो किसानों ने भी इस विद्रोह का साथ दिया। तो ये वो रीज़न था जिसकी वजह से किसानों ने सिपाहियों का इस क्रांति में साथ दिया। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर किसान परिवारों से ही संबंधित होते थे। ठीक है, अब व्हाट वाज रिबल्स वांटेड, इस क्रांति से जो विद्रोही थे वो क्या चाहते थे। विजन ऑफ यूनिटी, उनके बीच एकता का क्या सीन था, ये अब हम समझते हैं। द प्रोक्लेमेशन एंड इश्तिहार्स वर इश्यूड बाय रेबल लीडर्स, इस क्रांति के समय बहुत सारे घोषणाएं और जो है इश्तिहार, नोटिफिकेशन जो है, आदेश, शाही आदेश या राजाओं के आदेश जो है इस समय बहुत सारे प्रसारित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन ऑन 25 अगस्त 1857। और ऐसे ही प्रोक्लेमेशंस और इश्तिहार में से एक जो था आजमगढ़ की घोषणा है, जो 25 अगस्त 1857 को की गई थी। आजमगढ़ में क्या, इस प्रोक्लेमेशन में क्या कहा गया, द रेबल्स ट्राई टू गेट द सपोर्ट ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड क्रीड। इस प्रोक्लेमेशन को पढ़ने से ये समझ में आता है कि जो विद्रोही थे वो चाहते थे कि जनता के सभी वर्गों का साथ उन्हें मिले, चाहे वो किसी भी जाति, नस्ल या भाषा को बोलने वाले हों। द रेबिलियन वॉज व्यूड एज वॉर इन विच बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम स्टूड, इस विद्रोह को इस रूप में देखा जा रहा था जहां पर हिंदू और मुसलमान दोनों ही अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध कर रहे थे। बोथ कम्युनिटीज स्टूड इक्वल टू लूज और गेन, और इसमें ऐसा भी बताया गया कि इस वॉर में अगर जीतेंगे तो फायदा भी दोनों कम्युनिटी को होगा और हारे तो नुकसान भी दोनों ही समुदायों को होगा। इसलिए ये जो है युद्ध या ये जो विद्रोह है दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया। द इश्तिहार्स ब्रॉट टू द फोरफ्रंट मेमोरीज ऑफ द प्री ब्रिटिश हिंदू मुस्लिम पास, और विज्ञापनों या इश्तिहारों या नोटिफिकेशंस के माध्यम से उस पीरियड को याद दिलाया गया जो ब्रिटिशर्स के आने से पहले था, जब हिंदू और मुस्लिम जो है एक साथ मिलकर रहा करते थे। द प्रोक्लेमेशन इश्यूड अंडर द नेम ऑफ बहादुर शाह अपील टू द पीपल टू जॉइन द फाइट अंडर द स्टैंडर्ड्स ऑफ बोथ मोहम्मद एंड महावीर। और जो घोषणा बहादुर शाह जफर के नाम से की गई थी उसमें हिंदू और मुसलमानों को दोनों को ही इस विद्रोह में लड़ने के लिए आमंत्रित किया गया था, भगवान महावीर और प्रोफेट मोहम्मद के नाम पर। यानी हिंदुओं को महावीर के नाम पर और प्रोफेट मोहम्मद को के नाम पर मुसलमानों को इस विद्रोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। यानी वो लोग चाहते थे कि यूनाइट होकर इस विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। तो जितने भी प्रोक्लेमेशंस और इश्तिहार हैं वो इस चीज़ को बताते हैं। ठीक है, फिर आगे 10 रिलीजियस डिफरेंस वर नॉट विजिबल बिटवीन द टू कम्युनिटीज 1857। ठीक है, इसलिए दोनों ही समुदायों के बीच में धार्मिक मतभेद यहाँ पर नहीं दिखाई देते हैं। डिस्पाइट द ब्रिटिश अटेम्प्ट टू क्रिएट ए वेज बिटवीन देम, बट द रेबल्स ट्राई टू मैटेरियलाइज देयर विजन ऑफ यूनिटी। और अंग्रेजों ने कोशिश ज़रूर की थी कि हिंदू और मुसलमानों को डिवाइड किया जाए, उनके बीच में गैप क्रिएट किया जाए, लेकिन ये जो विद्रोही नेता थे उन्होंने इसको एक एकता की कड़ी में बांधने का प्रयास किया। इस विद्रोह में मिलकर लड़ने की उन्होंने जो है एक सपना देखा। द प्रोक्लेमेशन कंप्लीटली रिजेक्टेड एवरीथिंग एसोसिएटेड विद ब्रिटिश रूल, और इन प्रोक्लेमेशंस में ब्रिटिशर्स ने जो कुछ भी इंडिया में परिवर्तन किया है या जो कुछ भी उनका शासन है उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, और उनको जो है इस ब्रिटिश राज को फिरंगी राज का नाम इन प्रोक्लेमेशन में दिया गया है। दे कंडेम्ड द ब्रिटिश फॉर द एनेक्सेशन दे हैड कैरिड आउट एंड द ट्रीटीज दे हैड ब्रोकन। उन्होंने ब्रिटिशर्स की बहुत सारी चीज़ों में आलोचना की, विशेषकर उन्होंने जिस तरह से भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया, भारतीय राज्यों के साथ जो संधियां की और फिर उन संधियों को बाद में उन्होंने खुद ही तोड़ दिया था। तो इन सब धोखाधड़ी की जो ब्रिटिशर्स का था उसको उन्होंने हाईलाइट किया। रेबल्स डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट बी ट्रस्टेड, और इस वजह से उन्होंने कहा कि ये जो अंग्रेज हैं इन पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो उन्होंने अंग्रेजों की धोखाधड़ी
के एग्जाम्पल्स के द्वारा जनता को युद्ध में जुड़ने के लिए, मिलकर लड़ने के लिए प्रेरित किया। द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स और सिस्टम्स हैड डिस्पोज लैंडलॉर्ड्स। फिर उन्होंने आगे इन घोषणाओं में कहा कि ये जो राजस्व की व्यवस्थाएं थी, उन्होंने किसानों को और जमींदारों को उनकी ज़मीनों से हटा दिया है। फॉरेन कॉमर्स हैड रूइंड द वीवर्स एंड द आर्टिजन। विदेशी व्यापार ने भारतीय बुनकरों और कारीगरों के बिजनेस को बंद कर दिया है। ब्रिटिश रूल वॉज अटैक्ड एंड एक्यूज्ड ऑफ डिस्ट्रॉइंग ए वे ऑफ लाइफ दैट वाज फेमिलियर एंड चेरिस्ड। विद्रोहियों ने अंग्रेजी राज पर हमला किया इस बात पर कि ये हम भारतीयों की जीवन स्टाइल, लाइफ स्टाइल को जो है बदलने का काम कर रहा है, उसको नुकसान पहुंचाने की, उसको टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। द रेबल्स वांटेड टू रीस्टोर द प्रीवियस लाइफ। और इस वजह से विद्रोही इस विद्रोह के द्वारा जो पहले का जीवन था 1857 की क्रांति में, उसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। अंग्रेजों के आने से पहले की जो परिस्थिति थी उनको लाने की कोशिश कर रहे थे। द रेबल्स वांटेड देयर लाइवलीहुड टू बी सिक्योर। वो अपनी आजीविका को बचाना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया। फिर इसमें जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स थे, उनके क्या एस्पिरेशंस थी, उनसे इस विद्रोह के क्या आशाएं थी। इन मैनी प्लेसेस द रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश वाइडेंड इनटू अटैक ऑन ऑल दोज हु वर सीन एज अलाइज ऑफ द ब्रिटिश और लोकल ऑपरेसर। बहुत सारी जगह इन विद्रोहियों ने उन लोगों को टारगेट किया जो ब्रिटिशर्स के साथी थे, उनके इन दमनकारी लोगों के साथ में थे, उनको भी टारगेट किया गया, चाहे वो ब्रिटिश थे, चाहे वो लोकल स्थानीय ऑपरेटर्स या दमनकारी लोग थे, यानी जमींदार, मनी लेंडर्स, डीकूज, ये जितने भी लोग थे उनको भी इस विद्रोह के समय निशाना बनाया गया। द रेबल्स डेलिबरेटली साउट टू ह्यूमिलेट द एलाइट्स ऑफ द सिटी। ठीक है, उन्होंने, विद्रोहियों ने जानबूझकर जो है शहर के धनी वर्ग को, जो संपन्न वर्ग था, जो ब्रिटिशर्स के साथ था, उनको जो है ह्यूमिलेट करने की, इंसल्ट करने के भी इस समय प्रयास किए। इन विलेजेस दे बर्न अकाउंट बुक्स एंड रैंसैक्ड मनी लैंडर्स हाउस। गाँव में जो है किसानों और सिपाहियों ने जमींदारों और मनी लेंडर्स या शाहूकारों के पास जो उधार लिए गए पैसे की जो अकाउंट्स थे, उन सबको जला दिया गया और मनी लेंडर्स के मकानों को भी यहाँ पर टारगेट किया गया। दिस वॉज एन अटेम्प्ट टू ओवरटर्न ट्रेडिशनल हायरार्कीज। ठीक है, इस तरह से उस पुरानी व्यवस्था को बदलने की कोशिश कर रहे थे। रेबल्स अगेंस्ट ऑल ओप्रेसर्स, जिसमें वो सभी दमनकारी लोगों को खत्म करना चाह रहे थे। विच प्रेजेंट्स ए ग्लिम्स ऑफ एन अल्टरनेटिव विजन ऑफ इगलिटेरियन सोसाइटी। और ये जो विद्रोही थे वो एक इस तरह की व्यवस्था को स्थापित करने के बारे में सोच रहे थे जहाँ सभी लोग समान हो। तो यहाँ पर जो दमनकारी जो वर्ग था उसको भी इन्होंने टारगेट किया। सच विजन्स वर नॉट articulated in the proclamations which sought to unify all social groups in the fight against फिरंगी राज। ठीक है, इस तरह के विजन्स जो हैं प्रोक्लेमेशन में नहीं देखे जाते, जहाँ पर वो विद्रोहियों को, विद्रोही जो है इन अमीरों को टारगेट कर रहे थे, लेकिन जो है ये प्रोक्लेमेशन सभी लोगों को यूनाइट होकर फिरंगी राज को ख़त्म करने की तरफ जो है विद्रोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। तो इस तरह से इसमें डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के डिफरेंट ओपिनियंस थे और जो प्रोक्लेमेशन थी उसमें यूनिटी को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही थी। अब विद्रोह के बाद अल्टरनेट पावर कौन होगा जो ब्रिटिशर्स के जाने के बाद वैकल्पिक व्यवस्था क्या रहेगी। इन द रीजन्स वेयर द ब्रिटिश रूल कोलैप्स द रेबल सेट अप पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन। वो क्षेत्र जहाँ पर ब्रिटिश रूल खत्म हो गया क्रांति के बाद, मतलब जो है विद्रोही क्रांतिकारी जीत गए, तो उन्होंने वहाँ पर जो है पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एस्टेब्लिश किया इन दिल्ली, लखनऊ एंड कानपुर, बट दे प्रूव टू बी फेलियर। ठीक है, लेकिन ये जो सरकारें उस समय उनके द्वारा बनाई गई थी, या शासन व्यवस्था जो विद्रोहियों द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी दिल्ली, लखनऊ, कानपुर में, वो कुछ समय तक ही चल पाए, उसके बाद जो है असफल हो गए। द रेबल लीडरशिप वांटेड टू रेस्टोर द प्री ब्रिटिश वर्ल्ड ऑफ द 18th सेंचुरी। ये जो विद्रोही नेता थे वो 18वीं सदी का अंग्रेजों से पहले के समय को फिर से लाना चाहते थे। द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश्ड बाय द रेबल्स एम्ड एट मीटिंग द डिमांड्स ऑफ वॉर। और इसी वजह से ये जो प्रशासनिक व्यवस्था जो इन विद्रोहियों द्वारा स्थापित की गई थी, उसका मेन टारगेट जो था युद्ध की ज़रूरतों को पूरा करना। द लीडर्स वेंट बैक टू द कल्चर ऑफ द कोर्ट। ठीक है, वो फिर से वो दरबारी
व्यवस्था में चले गए जो राजा महाराजाओं के समय में होती थी। अपॉइंटमेंट्स वर मेड टू वेरियस पोस्ट, उन्होंने बहुत सारे पदों पर जो है लोगों को नियुक्त किया। अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड द पेमेंट्स ऑफ द ट्रूप्स, और उन्होंने लैंड रेवेन्यू को कनेक्ट करने के लिए भी व्यवस्थाएं की, और ताकि सैनिकों को जो है उनकी सेवाओं के बदले में उनका पेमेंट दिया जा सके। साइड बाय साइड प्लान्स वर मेड टू फाइट बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश, और इस प्रशासन के साथ ही साथ वो अंग्रेजों के साथ आगे लड़ाई को जारी रखने के लिए योजनाएं भी बनाए रहे थे। तो जो है जहाँ जहाँ विद्रोह में सफलता मिली वहाँ पर विद्रोहियों ने अपनी पैरेलल गवर्नमेंट, समांतर सरकारें स्थापित की और एडमिनिस्ट्रेशन को भी चलाने के प्रयास किए, लेकिन ये जो है ज़्यादातर जगह सफल नहीं हुए। अब इस क्रांति के संबंध में लोगों के दृश्य क्या है, इमेजेस लोगों की क्या है कि ये रिवोल्ट किस प्रकार की थी। ठीक है, लोगों के अलग अलग व्यू है। ब्रिटिशर्स का इस क्रांति के संबंध में जो दृश्य है वो वहाँ के सीन है उसको वो अलग तरह से देखते हैं, भारतीय लोग जो है उसको अलग तरह से देख रहे थे। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स टेल अस अबाउट द फियर्स एंड एंजाइटी ऑफ ऑफिशियल्स इन द देयर परसेप्शन ऑफ द रिबेल्स। जितने भी सरकारी रिकॉर्ड हैं, ठीक है, कार्यालय जो रिकॉर्ड्स हैं, वो रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि इस विद्रोह के समय जो अंग्रेज अधिकारी और उनके परिवार और वो जो लोग थे बहुत ही डरे हुए और परेशान थे, क्योंकि रेबल्स या विद्रोहियों के बारे में उनका परसेप्शन, उनकी सोच अलग थी। वो इसको एक अलग रूप में देख रहे थे और इस वजह से वो डरे हुए परेशान थे। द स्टोरीज ऑफ द रिवोल्ट दैट वर पब्लिश्ड इन ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स इन ग्लोरी डिटेल the violence of the mutineers, and these stories inflamed public feelings and provoked demands of retributions and revenge। जो कहानियाँ 1857 की क्रांति के संबंध में उस समय के ब्रिटिश अखबारों और मैगजीन में प्रकाशित हो रही थी, उन कहानियों में इन विद्रोहियों के जो हिंसा थी, इन विद्रोहियों द्वारा जो लोगों को या ब्रिटिश अधिकारियों को टारगेट किया जा रहा था, उसकी कहानियाँ उन अखबारों में प्रकाशित हो रही थी। और इसकी वजह से ब्रिटिश जनता जो है वो ये चाहती थी कि इस क्रांति का बहुत ही अच्छी तरह से बदला लिया जाए और जो विद्रोही हैं उनको बहुत अच्छी तरह से दमन किया जाए। वन इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड ऑफ द म्यूटिनी इज द पिक्टोरियल इमेजेस। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जो 1857 की क्रांति के संबंध में है वो है पिक्चर के रूप में, पोस्टर्स और कार्टून्स के रूप में इस समय बहुत सारी चीज़ें, इमेजेस बनाई गई थी। वो हमें उस समय लोगों की क्या मंतव्य थे, लोगों की क्या सोच थी इस क्रांति के बारे में, उसके बारे में बताते हैं। ये चित्र और ये कार्टून्स जो है भारतीयों द्वारा भी बनाए गए थे, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे, और दोनों के अलग अलग व्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रिटिश पिक्चर्स प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ इमेजेस दैट वर मीन टू प्रोवोक इमोशंस एंड रिएक्शंस। ब्रिटिश पिक्चर जितने भी थे उसमें बहुत सारी तरह के इमेजेस या दृश्य देखने को मिलते हैं जो भावनाओं और उनके द्वारा किए गए रिएक्शंस, क्रांति के बाद उनके द्वारा जो रिएक्शन किए गए थे उनको व्यक्त करते हैं। सम ऑफ देम कमोमरेट द ब्रिटिश हीरोज हु सेव्ड द इंग्लिश एंड रिप्रेस्ड द रेबल्स। और इनमें से कुछ दृश्य जो है या कुछ पिक्चर्स जो है उन ब्रिटिश सैनिकों या अधिकारियों या जो वॉर हीरोज थे उनकी याद में भी बनाए गए, जिन्होंने अंग्रेजी राज्य को बचाने और विद्रोहियों को दबाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो वो एज ए हीरो इन अधिकारियों को, ब्रिटिश ऑफिसर को प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ दृश्य जो है यहाँ पर आपके सामने हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो ब्रिटिश ऑफिसर्स द्वारा या ब्रिटिश चित्र है उसमें सबसे पहला जो है उसका नाम है रिलीफ ऑफ लखनऊ, जो कि यहाँ आपके सामने सबसे ऊपर वाले चित्र में दिखाई दे रहा है। पेंटेड बाय थॉमस जॉन्स बारकर। ये आपको याद रखना है, इस चित्र को बनाने वाले पेंटर थे थॉमस जॉन्स बारकर। इस चित्र में इट रिप्रेजेंट्स द सीज ऑफ लखनऊ। ये जो चित्र है वो लखनऊ के किले को किस तरह से वापस अपने अधिकार में ब्रिटिशर्स ने किया था और कैसे उसको घेरा था, बाय म्यूटिनियर्स एंड द ब्रिटिश हीरोज कैम्पबेल, आउट्रम एंड हैवलॉक। और उसमें कैम्पबेल, आउट्रम और हैवलॉक ने किस वीरता के साथ उन विद्रोहियों को हराया था उसको यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ सेंटर में आप जो है इन तीनों ही ब्रिटिश ऑफिसर्स को देख सकते हैं, जो कि यहाँ सेंटर में दिखाए गए और विद्रोही साइड में जो गिरे पड़े दिखाए गए। पीछे लखनऊ के किले में जो है धुआं, आग जलती हुई दिखाई दे रही है। तो किस तरह से इन वीरों ने, कैम्पबेल, आउट्रम और हैवलॉक ने अपनी योग्यता यहाँ पर दिखाई थी, वो जो है
इस रिलीफ ऑफ लखनऊ पेंटिंग में देखने को मिलता है। ठीक है, फिर दूसरा जो चित्र इम्पोर्टेंट है, इन मेमोरियम, याद में। ठीक है, पेंटेड बाय जोसेफ नोएल पैटर्न। ठीक है, जोसेफ नोएल पैटर्न ने इसको बनाया था। डिपाइक्ट्स वॉयलेंस अगेंस्ट इंग्लिश वुमेन एंड चिल्ड्रन, जिसमें किस तरह विद्रोही अंग्रेजी महिलाओं और बच्चों के साथ भी दुर्व्यवहार कर रहे थे, उनको टारगेट कर रहे थे, वो इस मेमोरियम नाम के चित्र में दिखाया गया। और ये चित्र भी आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें पीछे जो है दरवाजे के बैकग्राउंड में विद्रोही जो है वो आ रहे हैं, और अंदर जो है छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं बहुत डरी हुई अवस्था में, बिल्कुल जो है बेहाल है और परेशान है, ऐसी अवस्था में उनको दिखाया गया है। इन चित्रों ने ब्रिटिशर्स के मन में विद्रोहियों के प्रति नफरत और अपने अंग्रेज लोगों के प्रति जो है एक तरह की जो है दया की, सहिष्णुता की भावना का विकास किया। फिर मिसेस व्हीलर्स पेंटिंग, इनमें अगले चित्रों में जो है मिसेस व्हीलर्स की पेंटिंग है। मिस व्हीलर इज शोन एज डिफेंडिंग हरसेल्फ अगेंस्ट द सिपाहीज एट कानपुर। इसमें मिसेस व्हीलर जो दृश्य है उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से मिसेस व्हीलर जो है अपने आप को अंग्रेजों साम्राज्य को जो है कानपुर में सिपाहियों से अपने को बचा रही है। यहाँ आप नीचे चित्र में देख सकते हैं, ये मिसेस व्हीलर की पेंटिंग है जहाँ पर वो पिस्टल से एक विद्रोही को मार रही है और इस तरह से अपनी वीरता जो है वो इसमें दिखा रही है। तो ये मिसेस व्हीलर की पेंटिंग में किस तरह से वो अपने आप को इन ब्रिटिशर्स से बचाती है वो दिखाया गया है। और फिर पंच मैगजीन कार्टून पब्लिश्ड इन ब्रिटिश, पंच मैगजीन जो थी वहाँ पर इस विद्रोह के संबंध में बहुत सारे कार्टून प्रकाशित किए गए जिनको जस्टिस के नाम से रिप्रेजेंट किया गया। द ब्रिटिश लॉयंस वेंजेंस ऑन द बंगाल टाइगर एंड द क्लेमेंसी ऑफ कैनिंग। ठीक है, किस तरह से ब्रिटिश शेर जो है इस बंगाल टाइगर का शिकार करते हैं, बदला लेते हैं, और कैनिंग जो है किस तरह इसमें विजयी होता है, इन सारे दृश्यों को ब्रिटिशर्स ने बताया। तो वो इस विद्रोह को जो है एक अलग रूप में देख रहे थे। इमेजेस ऑफ एक्सिक्यूशन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन पेशावर, और साथ ही साथ जो है पेशावर में किस तरह से भारतीय विद्रोहियों को लटकाया गया और उन्हें सजा दी गई, ये सारे दृश्य जो है अंग्रेज अधिकारियों द्वारा इस समय बनाए गए थे। ठीक है, तो वो सब यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रवादी चित्रकार जो थे, या एक भारत राष्ट्र के रूप में इस समय इन क्रांति के समय में जो चित्र बनाए गए थे उनमें क्या दिखाया गया। द नेशनल मूवमेंट ड्रू इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द इवेंट ऑफ 1857। हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें ये कहा जाता है कि उसने अपनी प्रेरणा 1857 की क्रांति से ली है, और इसको इट वॉज डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन विच पीपल ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी केम टुगेदर टू फाइट द फॉरेन। हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन में इसको भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है, और जहाँ पर सोसाइटी की हर वर्ग के लोगों ने इस क्रांति में भाग लिया और विदेशी शासन को खत्म करने का प्रयास किया था, उस रूप में हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में इसको देखा गया। लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट वर प्रेजेंटेड एज हीरोइक फिगर्स लीडिंग द कंट्री इनटू बैटल ऑफ फ्रीडम। और जितने भी विद्रोहियों के नेता थे उनको बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में हीरोइक फिगर के रूप में दिखाया गया है जो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। द रिवोल्ट राउज द पीपल टू कम टुगेदर एंड फाइट अगेंस्ट द ऑप्रेसिव ब्रिटिश रूल इन द इंडिया। और इस विद्रोह में जितने भी ये लीडर थे वो ये कोशिश कर रहे थे कि लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और ब्रिटिश रूल को इस देश से ख़त्म किया जाए। द पोइट्स एंड द राइटर्स ऑल्सो गेव देयर फुल सपोर्ट विद द नैरेटिव्स एंड पोएम्स। और हमारे देश के जो कवि और लेखक थे उन्होंने भी क्या है अपनी कविताओं में, अपने गीतों में, अपनी कहानियों में इस क्रांति के संबंध में ऐसे ऐसे गीत कविताएं लिखी जो राष्ट्रवाद या नेशनलिस्ट की फीलिंग से जुड़ी हुई थी। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ, कविताएं, गीत जो है हमें इसमें मिलते हैं। मैनी बुक्स हैव बीन रिटन टू हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैनी पेटर्स लाइक रानी झांसी, तात्या टोपे एंड मैनी अदर्स। और इन विद्रोही नेताओं रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे बहुत सारे क्रांतिकारियों के संबंध में बहुत सारी किताबें, बहुत सारी बुक्स में देखने को मिलती हैं। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है स्पेशली सुभद्रा कुमारी चौहान एंड हर पोएम। इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान और उनकी जो कविता है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो बहुत ही पॉपुलर हुई थी और राष्ट्रवाद के एक प्रतीक के रूप में उपयोग में लाई गई थी। ये झांसी की रानी का जो पॉपुलर फिगर है उस समय बनाया गया था। तो जो हमारे भारतीय
पेंटर्स और कवि लेखक थे, वो इसको एक राष्ट्रवाद की मूवमेंट, जो अंग्रेजों के खिलाफ उनकी ऑपरेशन, उनकी दमन के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई के रूप में ले रहे थे। जबकि ब्रिटिशर्स जो है वो अपनी पेंटिंग में विद्रोहियों को जो है टेररिस्ट, आतंकवादी या उस रूप में ले रहे थे, जो अंग्रेजी राज को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, अंग्रेजों को टारगेट कर रहे थे। जबकि भारतीय इसको एक नेशनलिस्ट मूवमेंट की तरह ले रहे थे। ठीक है, अब विद्रोह का दमन कैसे किया? क्रांति शुरू हो गई, बहुत सारे नेताओं ने, क्रांतिकारियों ने इसमें भाग लिया, लेकिन फिर इसका दमन किस तरह से किया गया? स्टेप्स टेकन बाय द ब्रिटिश टू क्विल द अपराइजिंग। ठीक है, द ब्रिटिश पास्ड अ सीरीज ऑफ लॉज टू हेल्प देम क्विल द इंसर्जेंसी। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने इस समय बहुत सारे कानून बनाकर इस विद्रोह के समय की परिस्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश की। तो बहुत सारे नए नए कानून बनाए गए। होल नॉर्थ इंडिया वॉज ब्रॉट अंडर मार्शल लॉ। पूरे नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में इस समय मार्शल लॉ लगा दिया गया। मिलिट्री ऑफिसर्स एंड इवन ऑर्डिनरी ब्रिटन्स वर गिवन द पावर टू ट्राई एंड पनिश इंडियन सस्पेक्टेड ऑफ रेबेलियन। इस क्रांति के समय जितने भी सैनिक अधिकारी थे, उनके साथ साथ साधारण लोगों को भी, साधारण ब्रिटिश अधिकारियों को भी या ब्रिटिश कर्मचारियों को भी आदेश दिया गया कि वो उन सारे विद्रोहियों को पनिश कर सकते हैं जो उन पर उन्हें शक हो, जो इन्होंने विद्रोह में भाग लिया हो। हर किसी को यह अधिकार दिया गया ब्रिटिशर्स को कि वो विद्रोहियों को दमन करें, उनको खत्म करें। द ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ एंड ट्रायल वर सस्पेंडेड। सामान्य प्रक्रिया जो न्याय की थी वो इस समय सस्पेंड कर दी गई। एंड इट वॉज पुट आउट दैट रेबेलियन वुड हैव ओनली वन पनिशमेंट। और इस समय यह बिल्कुल निश्चित कर दिया गया कि विद्रोहियों की एक ही सजा होनी चाहिए, और दैट इज डेथ। उन्हें फांसी की सजा दी जानी चाहिए, मौत की सजा दी जानी चाहिए। तो इस क्रांति में के दौरान जितने भी विद्रोहियों को अंग्रेजों ने पकड़ा, उन्हें सीधा मार दिया गया, फांसी दे दी गई। और उनको फांसी देने की प्रोसेस भी जो है बहुत ही क्रूअल्टी के साथ जो है उन्होंने इम्पोज की। द ब्रिटिश यूज मिलिट्री पावर ऑन ए गिगेंटिक स्केल। इस समय उन्होंने अपनी सैनिक ताकत का बहुत बड़े भव्य रूप में प्रदर्शन किया। बट दिस वॉज नॉट द ओनली इंस्ट्रूमेंट दे यूज्ड। और इस विद्रोह को दमन करने में सिर्फ सैनिक ताकत का ही उन्होंने प्रयोग नहीं किया, बल्कि और तरीकों का भी यूज़ किया। द ब्रिटिश ट्राइड टू ब्रेक अप द यूनिटी, प्रोमिसिंग टू गिव बैक टू द बिग लैंड होल्डर्स देयर स्टेट्स। और इस समय ब्रिटिशर्स ने जो विद्रोही थे उनकी ताकत को, उनकी एकता को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स थे उन्हें यह विश्वास दिलाया, उनसे ये वादा किया कि उनकी ज़मीनें, उनकी राज्य या क्षेत्र उन्हें वापस लौटा दिए जाएंगे अगर वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे। रेबल्स लैंड होल्डर्स वर डिस्पोज्ड एंड द लॉयल रिवार्ड। इस समय विद्रोही जमींदारों को जो है बिल्कुल हटा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। और जिन लोगों ने ब्रिटिशर्स के प्रति जो है अपनी भक्ति, अपना जो है स्वामी भक्ति दिखाई, उन सबको इस समय रिवॉर्ड दिए गए। तो इस तरह से विद्रोहियों की एकता को भी तोड़ने का प्रयास ब्रिटिशर्स द्वारा किया गया। ठीक है, ये जो है उस समय के सीन हैं कि किस तरह से भारतीय विद्रोहियों को सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटकाया जाता था और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी, ताकि लोगों में ये मैसेज जाए कि वो इस तरह का विद्रोह या अंग्रेजों से लड़ने के प्रयास न करें। ठीक है, तो बड़ी क्रूरता से इस विद्रोह को दमन किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं इस विद्रोह के प्रमुख नेता और उन्होंने कहाँ कहाँ पर क्रांति की। तो ये कुछ नाम हैं जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखने हैं। इस क्रांति के नेताओं में बिहार में जो कुंवर सिंह थे आरा में, जिन्होंने जगदीशपुर आरा में, वो इसके प्रमुख लीडर थे। वो एक जमींदार थे और उनकी जमींदारी छीन गई थी। उसके बाद इन्होंने इस क्रांति में भाग लिया था। दिल्ली में जो बहादुर शाह जफ़र के सेनापति के रूप में बख्त खान ने इसका लीडरशिप किया। अवध में बेगम हज़रत महल, जो हमारे नवाब वाजिद शाह की जो विधवा पत्नी थी, उनके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। कानपुर में जो नाना साहब थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो दत्तक पुत्र थे, उनकी दत्तक पुत्र के बाद जो है उनकी पेंशन बंद कर दी गई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से। इस वजह से उन्होंने क्रांति में पार्टिसिपेट किया था और कानपुर में लीड किया था। बरेली में इसको खान बहादुर खान द्वारा लीड किया गया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जिनके पुत्र को जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से उत्तराधिकारी नहीं माना गया, तो उन्होंने भाग लिया। इलाहाबाद में लियाकत अली ने इसका नेतृत्व किया। ग्वालियर में तात्या टोपे एक साधारण रसोई के पुत्र थे और नाना साहब और लक्ष्मीबाई के साथी थे। इन्होंने बहुत बड़ी वीरता के साथ इस क्रांति में भाग लिया। अनेक जगहों पर इन्होंने युद्ध का नेतृत्व किया और वही अंतिम व्यक्ति थे जो इस क्रांति में
लास्ट में जिनको पकड़कर फांसी दी गई। मेरठ में इस क्रांति के प्रमुख लीडर जो है मंगल पांडे थे, और ये जो बहादुर शाह है इस पूरी क्रांति के लीडर के रूप में माने गए थे, दिल्ली के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। ठीक है, फिर इसके बाद ये मैप के अंदर वो सारे प्लेसेस है जहाँ पर ये क्रांति हुई थी। जो ग्रीन कलर में प्लेसेस दिखाए गए वहाँ पर ये क्रांति बड़े रूप में हुई, और बाकी जो है छोटे छोटे प्लेसेस के रूप में दिखाए गए हैं। इसमें दिल्ली, मेरठ जहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई थी, फिर बरेली जो है, फिर उसके बाद लखनऊ, कानपुर और फैज़ाबाद जो है ये इस क्रांति के प्रमुख स्थान थे। इसके अलावा देश के अनेक छोटे छोटे स्थानों पर भी हुई थी, जिसमें आदमगढ़, सुल्तानपुर है, जौनपुर है, बनारस है, दीनापुर है, नौगोंग है, नगोड़े है, ठीक है, सीतापुर है, बहराइच है, इन सब जगहों पर भी ये क्रांति हुई। नीमच है, महाऊ है, ठीक है। लेकिन कुछ ही स्थान जो थे यहाँ पर ये बड़े रूप में हुई और अंग्रेजों के लिए उन्होंने कुछ समस्याएं क्रिएट की थी। ठीक है, अब क्रांति असफल हो गई। 1857 की क्रांति जो है असफल हुई, विद्रोहियों को सफलता नहीं मिली। तो यहाँ हम देखते हैं कि विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे, विद्रोह क्यों असफल हुआ। ठीक है, तो विद्रोह की असफलता को अगर हम देखें यहाँ पर तो बहुत सारे कारण हम आसानी से समझ सकते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण जो है यहाँ पर वो बेटर वॉर प्लान ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ फेलियर ऑफ 1857 रिवोल्ट। 1857 की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो था, अंग्रेजों की सैनिक योजना जो है हम भारतीयों की तुलना में, विद्रोहियों की तुलना में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से थी, और उन्होंने यूनाइट होकर बहुत अच्छी तरह से योजनाबद्ध होकर इस क्रांति का दमन किया था। उनके पास जो है सेना, सैनिकों की सुविधाएं, साथ ही साथ हथियार जो थे वो सब जो है भारतीयों की तुलना में बहुत अच्छी अवस्था में थी। ईस्ट इंडिया कंपनी possessed a well trained and well equipped army which was much better than the Indian strength। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी वो सभी हथियारों से सुसज्जित थी, बहुत अच्छी प्रशिक्षित थी, जबकि भारतीय सैनिक जो है प्रशिक्षित नहीं थे, उनके पास हथियार भी नहीं थे, और वो विद्रोही के रूप में लड़ रहे थे, जबकि वो अपने साम्राज्य बचाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना लड़ रही थी। ठीक है, फिर तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है, लैक ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। विद्रोहियों के बीच में आपस में समन्वय का अभाव था, सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचती थी। लीडरशिप क्वालिटी जो थी हमारे लीडर्स की वो भी इस समय क्वेश्चनेबल थी, क्योंकि जितने भी लीडर्स थे, बहादुर शाह जफर बहुत बूढ़े हो चुके थे, कुंवर सिंह योग्य थे लेकिन वो भी बूढ़े थे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई योग्य थी लेकिन वो एक महिला थी जिसका नेतृत्व उस समय के लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे। नाना साहब और जो तात्या टोपे थे उनका नेतृत्व जो है लोगों द्वारा इतना एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो लीडरशिप की भी जो कमी थी वो भी एक बड़ा कारण था, और कोई यूनिफाइंग सोर्स जो इनके बीच में ऐसा नहीं था जो सबको मिलकर युद्ध के लड़ने के लिए प्रेरित कर सके। ए पोर्शन ऑफ द इंडियन मैनली जमींदार्स एंड अदर हायर कम्युनिटी सपोर्टेड द ईस्ट इंडिया कंपनी। इस विद्रोह में हार का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो ये था कि बहुत सारे हमारे भारतीय जमींदार और बहुत सारे जो राजा महाराजा थे इस क्रांति में अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे थे, और उनके सपोर्ट की वजह से जो है ब्रिटिशर्स आसानी से इस विद्रोह को दबा पाए। क्यों? क्योंकि अगर ये सारे भारतीय राजा महाराजा जमींदार अगर विद्रोहियों का साथ देते तो अंग्रेजों के लिए बहुत मुश्किल होता। लेकिन हम पिछले मैप में और पिक्चर्स हमने जो देखे उसमें देख सकते हैं कि सिर्फ कुछ ही क्षेत्र में कुछ ही लोगों द्वारा इस क्रांति को अंजाम दिया गया था। बाकी सारे लोगों ने या तो न्यूट्रल रहकर या फिर ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करके इस क्रांति के दमन में अंग्रेजों का साथ दिया था, और उनके साथ की वजह से अंग्रेजों को आसानी से इस विद्रोह को दमन करने में सफलता मिली। तो भारतीय राजा महाराजा और जमींदारों का जो असहयोग है वो एक बड़ा मेजर रीजन था। फिर लेक ऑफ कंप्लीट नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना का पूर्ण अभाव यहाँ पर हम देख सकते हैं। जितने भी लीडर्स जो लड़ रहे थे और वो भी अपने अपने उद्देश्य की वजह से लड़ रहे थे, और उसके अलावा जितने हमारे देश के उस समय के महत्वपूर्ण राजा महाराजा थे जिसमें होलकर, सिंधिया, निज़ाम और बहुत सारे जो राजपूत और ये भारत के अलग अलग क्षेत्रों के राजा महाराजा थे, वो इस समय राष्ट्रवाद की भावना उनमें देखने को नहीं मिलती, और उसी वजह से उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, और अंग्रेजों का साथ देने की वजह से ये विद्रोह सफल नहीं हो पाया। ठीक है, फिर नो विजन फॉर द पोस्ट म्यूटिनी इंस्टीट्यूशंस, नो फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम्स। इस विद्रोह के बाद आगे देश में क्या परिस्थितियां होगी, कौन शासन बनेगा और किस तरह से देश का प्रशासन चला जाएगा, क्या क्या आगे के अरेंजमेंट होंगे, इस तरह की कोई फ्यूचर प्लान्स या योजना भी इसमें हम नहीं देख पाते हैं। और यही एक कारण था कि विद्रोही अपने अपने अलग अलग उद्देश्यों की वजह से लड़ रहे थे, और उनके हारते ही जो है वो
क्रांति समाप्त हो जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण है जिसकी जो 1857 में विद्रोहियों की असफलता के प्रमुख कारण बने। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण है कि इस क्रांति का परिणाम क्या हुआ, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा परिणाम जो है इस क्रांति का था कि इस क्रांति के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हमेशा के लिए खत्म हो गया। 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, चेंज इन द ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स इंडियन स्टेट्स। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीय राजा महाराजाओं के साथ जो उनकी नीतियां थी उनमें भी परिवर्तन किया और अब उन्होंने भारतीय राजा महाराजाओं को अपने साथ में रखने की नीति, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीय राजा महाराजाओं को खुश रखने की नीति अपनाई, उन्हें अपने साथ में रखने की नीति अपनाई ताकि आगे ये भारतीय राजा महाराजा कभी या जमींदार जो है कभी विद्रोह ना करें। उन्हें खुश रखने के प्रयास इस समय किए गए। तो ये जो है ब्रिटिश पॉलिसीज़ में नया परिवर्तन आया। इसके बाद अगले परिवर्तन में देखें कि भारत में इस क्रांति के बाद हमेशा के लिए पेशवा राज और मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को क्रांति में भाग लेने की वजह से रंगून निष्कासित कर दिया जाता है और वहीं पर उनकी मृत्यु भी हो जाती है। और इसके साथ ही अंग्रेज यह भी घोषणा कर देते हैं कि बहादुर शाह जफर जो है अंतिम मुगल सम्राट होंगे। तो उसके बाद जो है मुगल साम्राज्य का यहाँ से अंत हो जाता है। अगले परिवर्तनों में इस क्रांति के बाद जो है ब्रिटिशर्स अपनी आर्मी को फिर से नए रूप में संगठित करते हैं, उसमें बहुत सारे परिवर्तन करते हैं। जातीय जो विभिन्नता थी, भारतीय सैनिक जिसकी वजह से नाराज़ थे, तो वो सारे परिवर्तन अब सेना में किए जाते हैं। सेना को जाति के आधार पर जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, इस तरह से उनकी जातियों के आधार पर उनको संगठित करके भारतीय सेना को रीऑर्गेनाइज़ किया जाता है। जो आर्थिक शोषण है वो इसके बाद भी जारी रहता है, लेकिन कुछ परिवर्तनों के साथ जो है वो भारत में बहुत सारी नई नई नीतियां बनाते हैं आर्थिक, जिसमें भारत का भी विकास करने के बारे में घोषणाएं की जाती है। महारानी विक्टोरिया जो है भारतीयों को भी प्रशासन में शामिल करने की घोषणाएं करती है। साथ ही साथ भारतीयों को ऊंचे पद दिए जाने के भी इसमें घोषणा की जाती है। भारत में रेलवे का विकास जो है वो किया जाता है। ये सब चीज़ें जो है इसके बाद चलती रहती है। ये जो 1857 की क्रांति थी, इसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण परिणाम था कि इसने भारत में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने में सहयोग दिया। भले ही विद्रोह असफल हो गया, लेकिन इसकी असफलता ने बहुत सारे भारतीयों को नए रूप में, नई सोच के साथ जो है अंग्रेजों का विरोध करने के नए तरीकों के बारे में जागृत करने का जो है बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। और एक बड़ा परिणाम जो इस क्रांति का था कि अंग्रेजों ने इसके बाद पूरी तरह से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को, बांटो और राज करो की नीति को लागू कर दिया। हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की बहुत प्रयास किए गए, बहुत सारी योजनाएं बनाई गई और कोशिश की गई कि फिर कभी भारतीय संगठित होकर 1857 की क्रांति की तरह आगे कभी विद्रोह न कर पाए। तो उसके लिए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट कर दी। तो ये सारे बड़े परिवर्तन जो है 1857 की क्रांति के हम देख सकते हैं। और इसी के साथ जो है ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही साथ इसको शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक देखिए। ये सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है, आपको बहुत मदद करेगा। और आगे ऐसे ही वीडियो के साथ मैं फिर आगे प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।